बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 जो है उसका जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। कि बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसकी ग्रोथ को कैसे रोका जाता है। तो कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं, फिज़िकल मेथड्स भी हैं और केमिकल मेथड्स भी हैं। तो दोनों हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियाँ चरनो। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में हम ये बात करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार जो हमें आम आंख से नहीं नज़र आते, बैक्टीरिया ज़ाहिर है यूनिसेलुलर हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं, तो उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। घर में, इंडस्ट्री में, एज़ वेल एज़ इन मेडिकल फील्ड्स, हमारे इर्द गिर्द बैक्टीरिया हो सकते हैं, उनको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। बाई कंट्रोलिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करके वन कैन प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीज़। तो हम बीमारियों से बच भी सकते हैं, उनका इलाज भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, पैथोजेनिक हैं, तो फिर वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। स्पॉइलेज ऑफ फूड्स, हमारी खुराक जो है वो ख़राब होती है, और भी जो हमारे इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स हैं उन वो भी ख़राब होती है, तो उसको हम रोक सकते हैं। इट कैन बी इनहिबिटेड बाय कंट्रोलिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर लें, बैक्टीरिया को कंट्रोल कर लें, तो हमारी खुराक जो है वो भी ख़राब होने से बच सकती है। हमारे बहुत से प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्रीज़ में हम बनाते हैं वो भी ख़राब होने से बच सकते हैं, हम उनको ख़राब होने से बचा सकते हैं अगर हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करें। तो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी। बीमारियों से भी बचना चाहते हैं हम, अपने खुराक को भी ख़राब होने से बचाना चाह रहे हैं, अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को भी ख़राब होने से बचाना चाह रहे हैं, तो फिर हमें बैक्टीरिया को कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो मुख्तलिफ़ मेथड्स हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के। उसमें सबसे पहले है फ़िज़िकल मेथड्स। अब फ़िज़िकल मेथड्स में कौन कौन से मेथड यूज़ हो रहे हैं? इन दिस स्टीम, भाप इस्तेमाल होती है, इसे हम मॉइस्ट हीट भी कह सकते हैं। फिर ड्राई हीट भी इस्तेमाल होती, गैस भी इस्तेमाल होती, फिल्ट्रेशन भी इस्तेमाल होता प्रोसेस, रेडिएशंस के ज़रिए भी बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जाता है। अब वो प्रोसेस जिसमें हम अगर किसी फिज़िकल एजेंट के ज़रिए बैक्टीरिया को कंट्रोल करें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करें, इस प्रोसेस को कहते हैं स्टीरिलाइजेशन। कि यानी किसी फिज़िकल एजेंट से, फिज़िकल मेथड से बैक्टीरिया को कंट्रोल करें, इसे कहते हैं स्टीरिलाइजेशन। और स्टीरिलाइजेशन का मतलब क्या है? स्टीरिलाइजेशन इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। हर किस्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए, इसे कहते हैं स्टीरिलाइजेशन। मतलब जो हम अक्सर बात करते हैं ना कि हमारे जो सिरिंजेस हैं हम इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शंस के तौर पे, इसी तरह जो हमारे सर्जरी के आलात हैं डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, ये हमारे जो भी रोज़मर्रा के मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हमें वो प्रॉपरली अगर स्टीरिलाइज्ड होंगे। स्टीरिलाइज का मतलब क्या है? वहाँ पे हम यही कहना चाह रहे होते हैं कि उनके ऊपर एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी जरासीम वहाँ पे मौजूद ना हो। किसी चीज़ से हर किस्म का जरासीम ख़त्म कर देना, इसे कहते हैं स्टीरिलाइजेशन। और स्टीरिलाइजेशन में बहुत से फिज़िकल मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। अब वन बाय वन हम देखते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं जो स्टीरिलाइजेशन में इस्तेमाल होते हैं। हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर इज़ यूजुअली यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स फॉर कंट्रोल ऑफ माइक्रोब्स। तो अमूमन जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, हाई टेम्परेचर इस्तेमाल होता है लैब्स के अंदर जरासीम को कंट्रोल करने के लिए। अब हाई टेम्परेचर में दोनों चीज़ें आती, ड्राई हीट भी है, मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा करना, ड्राई हीट, और अगर भाप देंगे वो भी एक हीट है लेकिन वो मॉइस्ट हीट है, तो ड्राई हीट भी इस्तेमाल होती है और
मॉइस्ट हीट भी इस्तेमाल होती, दोनों इफ़ेक्टिव हैं, दोनों असरअंदाज होती, पर दोनों का जो आप कह लें कि तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। जो मॉइस्ट हीट होती है, इट काजेज़ कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड किल्स द माइक्रोब्स। कोएगुलेशन का मतलब ये होता है कि बेसिकली प्रोटीन्स का डीनेचर हो जाना, प्रोटीन्स का जम जाना, कि जैसे मतलब कि जो बैक्टीरियल सेल के अंदर मुख्तलिफ प्रोटीन्स एंजाइम्स काम कर रहे हैं, कि जब हम उसको भाप प्रोवाइड करते हैं, तो भाप देने से क्या होता है, मॉइस्ट हीट देने से के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो सारी कोएगुलेट हो जाती है। कोएगुलेशन का मतलब ये है कि उनका डीनेचर हो जानी है, वो जम जाती हैं, फिर वो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती। और जो ड्राई हीट है, ड्राई हीट काजेज ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ माइक्रोब्स, के मतलब मुख्तलिफ जो केमिकल कंपाउंड्स हैं जिन पर वो जरासीम मुश्तमिल है, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन से क्या है, वो सारे केमिकल कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उसकी सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, उसके सेल के अंदर जो मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वो समझ लें उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो ओवरऑल सेल की डेथ हो जाती। तो मॉइस्ट हीट जो है वो प्रोटीन की कोएगुलेशन करती है, और ड्राई हीट जो है जो मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स हैं बैक्टीरियल सेल में उनकी ऑक्सीडेशन कर देती। इसके अलावा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो बहुत सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं, पर ज़्यादातर जो 300 नैनोमीटर से कम की वेवलेंथ वाली हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो गामा रेज़ यूज़ करते हैं जनरली स्टीरिलाइजेशन के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ये जो रेडिएशंस होती हैं ये बैक्टीरियल सेल को डैमेज करती हैं, उसकी मेम्ब्रेन को, उसके डीएनए को, उसके अंदर जो मुख्तलिफ एंजाइम वगैरह काम करें। तो जब हम रेडिएशन यूज़ करेंगे बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती। फिर एक और फिज़िकल मेथड है, उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। फ़र्ज़ करें जो हमारा कंपाउंड है, जो हमारा जिस चीज़ को हम जरासीम से पाक करना चाह रहे हैं वो हीट सेंसिटिव है, यानी अगर हम उसको गर्म करेंगे, मॉइस्ट हीट या ड्राई हीट देंगे तो बैक्टीरिया तो किल होंगे, लेकिन जो हमारा कंपाउंड है जिसको हम जरासीम से पाक करना चाह रहे हैं वो भी ख़राब हो सकता है। मिसाल के तौर पे एंटीबायोटिक्स हैं, हमारे पास सीरम मौजूद होते हैं। सीरम मतलब वो जो सीरम जो है वो बॉडी का फ्लूइड लाइक पार्ट होता है, मतलब कि जो हमारे बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा फ्लूइड्स हैं, लेकिन उस फ्लूइड में से अगर हम लिक्विड पार्ट अलहदा कर दें जो जिसमें पानी नमकियात हों, उसे हम जैसे खून है, ब्लड है, तो ब्लड के ब्लड सेल्स को अलहदा कर दें और जो लिक्विड पार्ट को अलहदा कर दें, तो वो जो लिक्विड पार्ट है उसे हम सीरम भी कह सकते हैं, जैसे प्लाज्मा है। तो अगर हम एंटीबायोटिक्स हैं या प्लाज्मा है या मुख्तलिफ हम हार्मोन्स हैं, उनको अगर हम जरासीम से पाक करना चाह रहे हैं तो अगर हम हीट से करेंगे तो फिर ये जो एंटीबायोटिक्स खुद भी, सीरम या हार्मोन्स, ये भी ख़राब हो जाएंगे। जरासीम से तो पाक होंगे ही, लेकिन ये खुद भी सेंसिटिव हैं, ये भी ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों को जरासीम से पाक कैसे किया जाता है? दे कैन बी स्टीरिलाइज बाई मीन्स ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स। तो हमारे पास ऐसे फ़िल्टर्स हैं, मेम्ब्रेन्स हैं, कि जिनमें से अगर हम फ़र्ज़ करें कोई एंटीबायोटिक है या कोई सीरम है या हार्मोन है, अगर हम उस मेम्ब्रेन के फ़िल्टर में से गुजारेंगे तो बैक्टीरिया नहीं गुज़र पाते, वो हमारा केमिकल गुज़र जाता है, तो केमिकल बैक्टीरिया से पाक हो जाता है। तो फिल्ट्रेशन के ज़रिए भी कई चीज़ों को बैक्टीरिया से पाक किया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो हैं वो हमने स्पेशल फ़िल्टर्स बनाए होते हैं, उनके पोर्स इतने बारीक होते हैं कि उनमें से बैक्टीरिया नहीं गुज़र सकते। तो ये सारे जो मेथड्स थे, हाई टेम्परेचर, रेडिएशंस वगैरह या फिल्ट्रेशन, ये सारे थे फिज़िकल मेथड्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल मेथड्स। अब केमिकल मेथड्स जो हैं उसमें 3-4 तरह के केमिकल्स यूज़ होते हैं। एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स और कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। केमिकल मेथड का मतलब ये है कि जब हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करें किसी केमिकल के ज़रिए। अब वन बाय वन हम देखते हैं ये जो केमिकल्स हैं। सबसे पहले एंटीसेप्टिक्स।
अब केमिकल सब्सटेंसेस यूज जो लिविंग और लिविंग टिश्यू पे जब हम अप्लाई करें, किसी जानदार टिश्यू पे, जैसे हमें कोई ज़ख़म हो जाता है, तो वहाँ पे हम पायोडीन वगैरह या सिपरेट वगैरह लगाते हैं। तो ये हमारी स्किन थी, हमारा टिश्यू था वो, तो उस जानदार टिश्यू को जरासीम से पाक करने के लिए, जरासीम से साफ़ करने के लिए, तो हमने जो केमिकल इस्तेमाल किया उसे कहेंगे एंटीसेप्टिक्स। तो एंटीसेप्टिक्स जो है ये लिविंग चीज़ों पे अप्लाई किए जाते हैं। तो केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज़, जो बैक्टीरिया की या माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं, उन्हें कहते हैं एंटीसेप्टिक्स। ये जैसे ये आपके सामने ये डेटोल, सेवलॉन है, ये एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती हैं, सूडो क्रीम, ये वो, ये जो पायोडीन सिपरेट है, ये सारे एंटीसेप्टिक्स होते हैं। यानी कि हम लिविंग टिश्यू पे जब अप्लाई करते हैं तो फिर वो जरासीम से पाक हो जाता है लिविंग टिश्यू। फिर है डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हैलोजन्स हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फिनोल्स हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, KMnO4 है, पोटाशियम परमैंगनेट, अल्कोहल है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सारे डिसइंफेक्टेंट्स हैं। डिसइंफेक्टेंट किनको कहते हैं? दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव सेल्स एंड आर यूज्ड ऑन नॉन लिविंग मटीरियल। बेजान चीज़ों को जरासीम से पाक करना हो तो हम डिसइंफेक्टेंट्स इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारे सरिंजेस हैं, हमारे सर्जरी के आलात हैं, कोई भी हमारा इस्तेमाल रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, हमारे औज़ार हैं, हमारी चीज़ें हैं, हम उनको जरासीम से पाक करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास ऐसे केमिकल्स हैं कि जिनके ज़रिए हम, अगर हम उनको उन केमिकल से वाश करेंगे तो केमिकल से ना सिर्फ वो चीज़ वाश होगी बल्कि जरासीम से भी पाक हो जाएगी, स्टीरिलाइज हो जाएगी। तो एंटीसेप्टिक्स तो जो थे वो लिविंग टिश्यू पे अप्लाई होते हैं, और जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो नॉन लिविंग चीज़ों पे, नॉन लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई होते हैं। फिर इसके अलावा है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स एंड एंटीबायोटिक्स। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स मतलब मुख्तलिफ बीमारियों के लिए हम कीमोथेरेपी करते हैं। जैसे मुख्तलिफ केमिकल्स हैं हमारे पास कीमोथेरेपी, जब हम कैंसर वगैरह या कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना हो तो हमारे पास ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर सेल्स की डेथ कर देते हैं। इस तरह एंटीबायोटिक्स जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारा मकसद क्या होता है, वो भी हमारी बॉडी में जाके बैक्टीरिया वगैरह को किल करेंगे। तो कीमोथेरेपी वाले जो एजेंट्स हैं, ये एंटीबायोटिक्स हैं, दे वर्क विद नेचुरल डिफेंस। नेचुरल डिफेंस क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम। कि हम जब बीमार होते हैं हमारा इम्यून सिस्टम तो काम कर रहा होता है, लेकिन जब हम कोई कीमोथेरेपी के लिए केमिकल इस्तेमाल करते हैं या एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे नेचुरल डिफेंस के साथ जाके काम करता है। जैसे हमारा नेचुरल डिफेंस, हमारा इम्यून सिस्टम उसको रोक रहा है, तो ये भी उसको रोकना शुरू कर देते हैं, उसकी ग्रोथ को। अब वो कौन कौन से? दीज आर सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, मुख्तलिफ तो एंटीबायोटिक्स हैं आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो वो ये भी हम लिविंग टिश्यू पे अप्लाई कर रहे हैं, जानदारों के, जानदार इस्तेमाल करें किसी जानदार को जिसमें हम भी शामिल हैं, हम एंटीबायोटिक खाते हैं, तो मकसद क्या होता है कि वो बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन हमें हुआ है तो वो फिर वो बैक्टीरिया की डेथ हो जाए। तो ये मुख्तलिफ जो केमिकल मेथड्स थे, एंटीसेप्टिक्स हैं, डिसइंफेक्टेंट्स हैं, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस टॉपिक को आप गौर से पढ़ें, इसको समझिए, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने पूरा पढ़ा कि हम बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल करते हैं फिज़िकल मेथड्स में, टेम्परेचर, रेडिएशंस, फिल्ट्रेशन, केमिकल मेथड्स में एंटीसेप्टिक्स हैं, डिसइंफेक्टेंट्स हैं, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूंगा। आप कोई भी कन्फ्यूजन हो मुझे मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स में। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। और अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।